हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के माध्यम से हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया अर्थात भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हम यह तो जानते हैं कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इस विविधता को हम विभाजित करना चाहें तो धर्म के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर और भाषाई आधार पर विभाजित कर सकते हैं। क्योंकि आज का लेक्चर में हम क्षेत्रीय विविधता के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के उत्तर में हिमालय की ऊंची चोटियां, पश्चिम में थार रेगिस्तान, पूर्व में सदाबहार वन तथा दक्षिण में देखे जाने वाले पठारी रीजन। इनके पीछे कहीं न कहीं जलवायु का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है। इसी जलवायु को हम आज इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। आज का लेक्चर ये वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अतः इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि जलवायु से संबंधित जुड़े हुए सभी प्रश्नों का जवाब इस लेक्चर में शामिल किया गया है। अब हम भारत की जलवायु के बारे में जानेंगे। क्योंकि भारत की जलवायु बहुत ही विविध और अद्वितीय है। ये मुख्य रूप से मानसून सिस्टम पर आधारित है और देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग प्रकार की देखी जाती है। दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उत्तर भारत में समशीतोष्ण जलवायु अर्थात टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। कुछ अन्य तथ्यों के बारे में चर्चा करें तो कोपेनहेगन ने विश्व की जलवायु को तापमान और वर्षा के आधार पर विभाजित किया है। अतः इस प्रकार की जलवायु को भारत के संदर्भ में हम आने वाले लेक्चर्स के माध्यम से जानेंगे और कोपेनहेगन के सिद्धांत को भी समझने का प्रयास करेंगे। अब हम उन कारकों के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी वजह से जलवायु प्रभावित होती है। जैसे इन कारकों में अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड, ऊंचाई अर्थात एल्टीट्यूड और समुद्र से दूरी अर्थात डिस्टेंस फ्रॉम सी है। क्योंकि कर्क रेखा भारत को समृद्ध दो भागों में विभाजित करती है। अब यही विभाजन भारत की जलवायु को दो भागों में विभाजित कर देता है। जैसे दक्षिण भाग की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु और उत्तरी भाग की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाती है। अब दूसरा प्रकार ऊंचाई अर्थात एल्टीट्यूड है। क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान गिरता रहता है। यह तापमान में गिरावट, इसका प्रभाव वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों पे देखा जाता है। क्योंकि पर्वतों की ऊंचाई की वजह से पर्वत की चोटी और पर्वत पदीय प्रदेशों में तापांतर देखा जाता है। इसी कारण हिमालय क्षेत्र में ठंडा मौसम जबकि तटीय मैदानों में गर्म और आर्द्र जलवायु रहती है। थर्ड वन बात करें तो समुद्र से दूरी। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है वैसे वैसे आर्द्रता के स्तर में भी गिरावट देखी जाती है। इसी कारण तटीय क्षेत्रों के तापमान और आंतरिक क्षेत्रों के तापमान में अंतर देखा गया है। दिन के समय तटीय क्षेत्रों में आर्द्रता के स्तर में अधिकता की वजह से यहाँ का तापमान संतुलित बना रहता है, जबकि आंतरिक क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी बनी रहती है। शीत ऋतु में और रात्रि में विपरीत प्रभाव देखा जाता है। अब हम जलवायु को प्रभावित करने वाले चौथे कारक की बात करते हैं, जो कि भू आकृति है। जो कि पहाड़ पवनों के मार्ग में एक ऑब्स्टेकल का काम करते हैं। पहाड़ हवा को रोकते हैं और वर्षा का छाया क्षेत्र बनाते हैं। मानसून हवाएं भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। जो कि भारत में दो प्रकार की मानसूनी पवनें देखी जाती है। एक वो पवन जो कि भारत में मानसून लेके आती है, जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के नाम से जानते हैं। एक वो पवन जो भारत से मानसून को लेके जाती है, उसे उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन के नाम से जानते हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी विक्षोभ भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। जो कि पश्चिमी विक्षोभ को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी जानते हैं, जो कि मेडिटेरियन सी से शीत ऋतु में पवनों को लेके आता है और भारत के उत्तरी भूभाग में वर्षा करता है। अब तक हमने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की। अब हम जानेंगे कि भारत में मौसम कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि भारत में चार प्रकार के मौसम देखे जाते हैं। पहला कोल्ड वेदर, जिसे सर्दी के नाम से जानते हैं। दूसरा हॉट वेदर, थर्ड वन साउथ वेस्ट मानसून एंड फोर्थ वन रिटर्निंग मानसून। इस प्रकार की ऋतु के यदि टाइम साइकिल के बारे में जाने तो सर्दियाँ लगभग जनवरी से फरवरी तक रहती है, गर्मी लगभग मार्च से मई तक और मानसून लगभग जून से सितंबर तक। और जो वापसी मानसून है अर्थात रिटर्निंग मानसून है, वो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक बना रहता है। अब हम इन ऋतुओं के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे हम शीत ऋतु के बारे में जाने तो यह ऋतु जनवरी से लेके फरवरी तक बनी रहती है। इस समय उत्तर भारत में तापमान बहुत कम हो जाता है और आकाश साफ और शुष्क बना रहता है। पश्चिमी विक्षोभ जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा लाते हैं। अब हम समर सीजन के बारे में जानेंगे। जो कि समर सीजन मार्च से मई तक बना रहता है। इस समय तापमान बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, खासकर दक्कन पठार में। उत्तर पश्चिम भारत में कम दबाव क्षेत्र बनता है। गर्म हवाएं जिन्हें लू के नाम से जानते हैं। लू एक स्थानीय पवन है। दक्षिण भारत में हल्की वर्षा होती है, जिसे जिसे मैंगो शावर अर्थात आम की बौछार के नाम से जानते हैं, जो आम की फसल के लिए अति लाभकारी होती है। अब हम दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में जानेंगे।
जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम रहता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं वर्षा करती है। पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा होती है। हालांकि वर्षा असमान रूप से वितरित होती है। चेरापूंजी में बहुत अधिक वर्षा जबकि राजस्थान में बहुत कम वर्षा देखी जाती है। यह मौसम भारत की कृषि और जल आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम रिटर्निंग मानसून अर्थात वापसी मानसून के बारे में पढ़ेंगे। इसे अक्टूबर से दिसंबर के मध्य देखा जाता है। इस दौरान आकाश साफ हो जाता है और तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। इस समय पूर्वी तट पर चक्रवात आते हैं जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु को अधिक प्रभावित करते हैं। तमिलनाडु में इस समय होने वाली वर्षा को विंटर मानसून रेन अर्थात शीतकालीन वर्षा कहा जाता है। इस समय उत्तर पूर्वी पवनें अपनी दाईं ओर घूमती है और भारत के पूर्वी तट पर वर्षा करती है। लंबी दूरी तय करने के पश्चात इस प्रकार की पवनों में आर्द्रता का स्तर कम होने लगता है। यह पवनें जलीय भूभाग से आर्द्रता को उठाती है और भारत के पूर्वी तट पर वर्षा करती है। अब हम भारत की जलवायु में देखी जाने वाली स्थानीय विविधताओं के बारे में जानेंगे। क्योंकि भारत में जलवायु की क्षेत्रीय विविधता बहुत अधिक है। राजस्थान अर्थात जैसलमेर में बहुत गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है। मेघालय अर्थात चेरापूंजी में दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है। केरल और तमिलनाडु में समुद्र के कारण संतुलित और आर्द्र जलवायु बनी रहती है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में समशीतोष्ण जलवायु और सर्दियों में हिमपात देखा जाता है। आपने सूर्य की आभासी परिसंचरण गति के बारे में तो पढ़ा ही होगा। यदि नहीं पढ़ा तो आने वाले लेक्चर्स के माध्यम से हम सूर्य की आभासी परिसंचरण गति को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तथा इसके प्रभावों के बारे में भी जानेंगे। अब तक हमने भारतीय मानसून के प्रकार और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि भारतीय मानसून इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। भारतीय मानसून भारत की जीवन रेखा है। लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि मानसून की वर्षा पर आधारित है। मानसून खाद्य उत्पादन, नदियों, जंगलों और जल संसाधन पर सीधा प्रभाव डालता है। यह भारत की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को प्रभावित करता है। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय मानसून भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जिसमें देखे जाने वाला उतार चढ़ाव भारत की अर्थव्यवस्था को सीधा प्रभावित करता है। क्योंकि भारत की जलवायु से जुड़े कई प्रकार की चुनौतियां देखी जाती है, जैसे मानसून का समय पर न आना और जल्दी समाप्त हो जाना, बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं, पूर्वी तट पर बार बार आने वाले चक्रवात, जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक गर्मी, असामान्य वर्षा और मौसम की कुछ चरम घटनाएं। अब तक हमने जितना पढ़ा उसको एक निष्कर्ष के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो भारत की जलवायु मुख्य रूप से मानसून पर आधारित है, जिसमें क्षेत्रीय विविधता काफी देखी जाती है। कृषि और अर्थव्यवस्था दोनों ही मानसून पर निर्भर करती है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन भारत के लिए एक बड़ी चुनौती का विषय बन सकता है। अतः आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका छोटा सा इनिशिएटिव हमें इस प्रकार के लेक्चर्स बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।